यस स्टूडेंट्स, तो अभी हमारी पोस्टर की एक वीडियो के अंदर हमने एक चैप्टर करवाया था ड्यूल नेचर। अब हमारी आवाज़ क्लियर है, हमने चेक कर ली है, हमारी कोई वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अब इसको कंटिन्यू करके हम एक चैप्टर और कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एटम चैप्टर की। एटम चैप्टर में हमारे को ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 3 थ्योरीज़ को पढ़ना है, लेकिन बहुत थ्योरी थोड़ी बड़ी है। पहले बात करते हैं थॉमसन की। थॉमसन वही जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरिंग की। उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरिंग करने के बाद एक एटम का मॉडल दिया। वो कहता है एटम जो है वो 10⁻⁻10 के एक स्फीयर है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है, एक तो यहाँ से एटम का साइज़ पता लगता है कि एटम का साइज़ होता है 10⁻10। दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह सेम है। और फिर बात करें इस हिसाब से उसने क्या अचीव कर लिया, इसके अचीवमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो अचीवमेंट्स के अंदर स्टूडेंट इसने क्या अचीव किया। एक तो इसने अचीवमेंट की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन सेम ही जाएंगे, मतलब न्यूट्रल रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे। फिर बात करते हैं कि इसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप फोटोन गिराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट वो फ्री हो जाएंगे। फिर इसने एक्सप्लेन कर पाया थर्मोडायनेमिक एमिशन, कि आप टेम्परेचर दोगे तो आयंस का क्या हो जाएगा, एमिशन हो जाएगा। फेलियर की बात करें कि स्टूडेंट ये थ्योरी फेल फिर कहाँ हो गई। इतनी जब बढ़िया थ्योरी थी तो ये फेल कहाँ हुई। इतनी थ्योरी के बाद वो फेल इसलिए होगी स्टूडेंट कि एक तो वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि अल्फा पार्टिकल के साथ ये ऐसा मिसबिहेव क्यों हुआ। मिसबिहेव का मतलब है कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, कुछ एक मुड़ रहे थे और कुछ एक वापस आ रहे थे, तो ये ऐसा अलग अलग बिहेव क्यों था। अगर एटम सेम है तो सबके साथ सेम बिहेव होना चाहिए। ये स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि पर्दे के ऊपर जो रेज आ रही है तो वो रेज या वो जो ग्राफ बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, क्यों बन रहा है, तो स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। और जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस थी जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते थे तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हो रही थी वो स्प्लिट हो रही थी। अगर ये काम हम मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे थे वहाँ भी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिट होती है स्पेक्ट्रल लाइंस उसको बोलते हैं स्टूडेंट स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिट होती है उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन इस थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से या इस मॉडल से नहीं एक्सप्लेन हुआ। थॉमसन मॉडल हमारा पूरा हो गया। थॉमसन ये कहता है एटम एक स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके अचीवमेंट की बात करें तो इसने स्टेबिलिटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक एमिशन इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। लेकिन अगर फेलियर की बात करें तो ये ना तो अल्फा स्कैटरिंग को समझा पाया, ना ये स्पेक्ट्रम को समझा पाया, ना ही ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो रही थी और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रही थी उनको समझा पाया। कहने का मतलब है कि स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाया। फिर आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने सबसे पहले उसको पता था कि लोग मेरे से ये पूछेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग कैसे हुई, तो उसने पहले अपने 2 असिस्टेंट की हेल्प, 2 असिस्टेंट कौन से, एक गीगर और एक मार्टसन, तो गीगर और मार्टसन की हेल्प से उसने पहले अल्फा स्कैटरिंग को पूरा स्टडी किया। उन्होंने गोल्ड की लीफ फॉइल लेके उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की अटैकिंग करवाई। तो स्टूडेंट आपको पता होगा गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है और अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड एक हैवी मटेरियल है जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग इजीली करवा देता है। और गोल्ड जो है वो आप कहते हैं ना इसको पतली वायर बना सकते हैं। गोल्ड एक टेंसाइल मटेरियल है, इसकी आप एक पतली वायर बना के एक गोल्ड का एक अल्फा से आप कहते ना कि A1:1 का जो इफेक्ट है वो स्टडी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि मैक्सिमम अल्फा का पार्टिकल जो हैं वो बिना ही स्कैटर्ड हुए निकल गए। कुछ एक थीटा एंगल से हुए और लगभग 15 या 20 हज़ार में से 1-2 पार्टिकल्स जो थे वो वापस बाउंस बैक कर गए, वो 180 पे वापस आ गए। इन सब को स्टडी करके रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु के मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया। वो कहता है कि परमाणु तो सही है लेकिन सारा वेट सेंटर में है, तभी तो जो अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहे हैं वो सीधे ही निकल रहे हैं, लेकिन जो पास से जा रहे हैं वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो बिल्कुल जा रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। इसका जो साइज़ था वो 10⁻15 था, जबकि एटम का साइज़ थॉमसन ने दिया था वो 10⁻10 था। तो यहाँ से आपके पास 2 साइज़ के भी डाटा आते हैं कि एटम का साइज़ कितना होता है स्टूडेंट, वो 10⁻10, और न्यूक्लियस का कितना होता है स्टूडेंट्स 10⁻−15। तो सारा का सारा वेट जो है वो सेंटर में है, इसको नाम दिया न्यूक्लियस। ये सारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन सारे बाहर रोटेट कर रहे हैं।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करेंगे तो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग है कम से कम वो तो रिपीट होनी चाहिए। अगर वो अल्फा स्कैटरिंग भी 4 बार करवाता है, चारों बार रिजल्ट अलग आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गलत रोटेट कर रहे हैं इनसे भी अल्फा पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होके या कहते हैं कोलाइड हो, टकरा के कोलिजन से वो अलग एंगल पे मुड़ जाते हैं। तो इसीलिए अल्फा स्कैटरिंग में रिपीट ना होने के कारण उसको इलेक्ट्रॉन को भी क्या कराना पड़ा, रोटेट करवाना पड़ा। अब वो यहाँ फंस कैसे गया, उसके अचीवमेंट की बात करें, चलो उसने एक वो चीज़ अचीव कर ली जो लोगों के लिए एक कहते हैं कि समस्या बनी हुई थी, अल्फा स्कैटरिंग उसने समझा दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पहले भी चल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आप फोटोन दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। थर्मोडायनेमिक एमिशन का भी एक्सप्लेनेशन हो रहा था, लेकिन फेलियर की बात करें तो भाई साहब अभी ये स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो सारा दिन चक्कर लगाएंगे तो वो अपना एनर्जी लॉस करेंगे। अगर एनर्जी लॉस होगा और बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में अंदर खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर कैसे लगा रहे हैं, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, तो ये स्टेबल कैसे है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ना ही ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया स्टूडेंट, ना ही ये स्टाक इफेक्ट और जिमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया। कुल मिला के देखा जाए तो स्टूडेंट रदरफोर्ड और थॉमसन में हुआ क्या, रदरफोर्ड और थॉमसन में सिर्फ इतना ही हुआ कि उसकी एक प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, एक्सचेंज होगी। कि अल्फा स्कैटरिंग ये समझा नहीं पाया था जबकि स्टेबिलिटी ये समझा रहा था, अब ये स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया तो ये स्पेक्ट्रम समझा हुआ, अल्फा स्कैटरिंग समझा पाया। अब आता है बोहर। बोहर कहता कि मेरी 3 मैथमेटिकल बातें सुन लो, फिर आप जो कहोगे मैं आपसे आपकी सारी बातें प्रूव करवा दूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगा रहा है, क्यों अंदर नहीं आता। तो कहता कि क्या, कि सुनो ध्यान से। कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो उसके स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हैं, मान लिया इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन सर्कुलर ट्रैक पे तो सेंटीमीटर भी तो लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कि ये हो गया इसका चार्ज और वो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस होगी आर, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर होता है तो आर स्क्वेयर हो गया, यहाँ बन गया एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो ये आ गया के जेड डी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इक्वल एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये बन गई आपकी बोहर की फर्स्ट मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स, जिसका आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस बार बोर्ड में अच्छे से पूछा जा सकता है कि बोहर की मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दो। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया के जेड डी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इक्वल एम वी स्क्वेयर बाई आर। सेकेंड की बात करें कि आपको लगता है कि क्या इलेक्ट्रॉन एक ही क्लास में चक्कर लगाते हैं, नहीं, यहाँ पर बहुत सारी क्लासें होती है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1s 2s 2p, तो 2s 2p सारी वो सेकंड क्लास में काउंट होंगे स्टूडेंट, 3s 3p 3d वो सारे थर्ड क्लास में काउंट होंगे। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस क्लास में रोटेट करेगा ये डिसाइड करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम h/2π का स्टूडेंट क्या होगा, n टाइम होगा। अगर मान लो किसी का 3 टाइम है तो थर्ड क्लास में चक्कर लगाएगा, किसी का 7 टाइम है तो स्टूडेंट वो 7th क्लास में चक्कर लगाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में जाने वाला है। थर्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्लास में जा रहा होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्लास में चल रहा होता है या घूम रहा होता है, ना तो एनर्जी लेता है ना एनर्जी देता है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है ना एनर्जी लेगा ना देगा, लेकिन जब इसको अपर क्लास में जाना होगा तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, जब लोअर क्लास में जाएगा तो एनर्जी का एमिट करेगा। वो कितनी एनर्जी लेगा या देगा वो उन दोनों क्लासों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल है। तो कुल मिला के आपने बोहर के 3 फॉर्मूले कौन से पढ़े हैं वो आपको एक साथ दिखवा देता हूँ। फर्स्ट है के जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल एम वी स्क्वेयर बाई आर। सेकेंड है एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन में 2π। थर्ड आपका है डेल ई इज इक्वल ई एन टू माइनस ई एन वन। तो ये आपके बोहर के तीनों पोस्टुलेट हो गए। अब मैं इन 3 पोस्टुलेट से स्टूडेंट्स 5 थिंग्स फाइंड करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की लैम्डा। उसके बाद हमारे को पढ़ना है इसके अंदर कि बोहर भी कहीं ना कहीं फ्लोप हुआ, तभी तो नेक्स्ट मॉडल आया था। तो बोहर जो है वो कहाँ फ्लोप हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहले मैं यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। रेडियस अगर आपको निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन से v निकाल के फर्स्ट में क्या करना है, पुट करना है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है दोनों के इक्वेशन के v एक तरफ करके डिवाइड करना है। और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको रेडियस और वेलोसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एनर्जी स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आएगी और लैम्डा एनर्जी से ही निकलेगी। ये सारी बातें मैं करूँगा। पहले बात करता हूँ रेडियस की, कि रेडियस कैसे आएगी। रेडियस की कहानी क्या है स्टूडेंट, मैंने अभी बोला है कि सेकंड पोस्टुलेट से वैल्यू पुट निकाल के फर्स्ट में पुट करनी है। तो
तो मैं काम करता हूँ। तो बोहर की जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या थी, याद करो, के जेड डी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इक्वल एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे वी की लगानी है सेकंड वाले से। सेकंड क्या है, एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन में 2 पाई। यहाँ से अगर वी देखें तो स्टूडेंट वो आएगा एन एच अपॉन में 2 पाई के साथ एम आर। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या बन रहा है, के जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, एम बाई आर पड़ा है, वी की स्क्वेयर है, सबकी स्क्वेयर कर देंगे, एन की स्क्वेयर, एच की स्क्वेयर, 4 पाई की स्क्वेयर, एम की स्क्वेयर, आर की स्क्वेयर। और एक एम से एक एम कैंसिल हो रहा है, एक एम बच रहा है। और जब के की वैल्यू रखेंगे तो स्टूडेंट याद करो के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 4 पाई अपसाइलन 0। यहाँ पड़ा है जेड डी स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर, तो पूरा ही कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बार 1 रख देता हूँ। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ बचा है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और अपॉन में बचा है 4 बचा हुआ है, पाई स्क्वेयर बचा हुआ है, एक एम ही कैंसिल हुआ है, एक एम बचा हुआ है, और एक ये आर बचा हुआ है। तो मुझे आर निकालना है, तो आर तो ऊपर जाएगा, लेकिन 4 पाई भी कैंसिल हो रहे हैं, वो भी कैंसिल कर देते हैं, एक पाई बच जाएगा, आर इधर आ जाएगा। तो आर इज इक्वल क्या हो गया, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलन 0, एक पाई बच गया था, एक एम बच गया था, इधर से कौन आएगा, जेड डी स्क्वेयर आएगा। तो ये फॉर्मूला आप जल्दी से याद कर लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसके बिना नहीं निकलने वाली। तो आपका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट रेडियस का वो है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। अगर आप इस फॉर्मूले को और अच्छे एक्सप्लेन करना चाहते हो, इसमें से रो रिलेशन निकालना चाहते हो, तो जल्दी से देखें, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। तो यहाँ से दिख रहा है आर एन स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ से दिख रहा है आर जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं दोनों को ही एक कर दूँ, जेड और एन को, बाकी सब की वैल्यू रखूँ, तो इसका मतलब है कि मैं हाइड्रोजन की फर्स्ट क्लास की अगर रेडियस निकाल लूँ, और पहले काम कर लेता हूँ, अगर मैं एन स्क्वेयर और एच को अलग कर देता हूँ, सॉरी एन स्क्वेयर और जेड को अलग कर देता हूँ, तो क्योंकि ये दो वो हैं जो हमारे को डिपेंड करते हैं उस एटम के ऊपर, उस न्यूक्लियस के ऊपर आप किसकी बात कर रही हैं। तो एन स्क्वेयर क्लास कौन सी है वो आप बाद में डिसाइड करोगे, एटम कौन सा है वो भी आप बाद में डिसाइड करोगे, लेकिन ये सारी तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो आपको फिक्स है। इन सब की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 0.529 एंगस्ट्रम। तो अगर आप दोनों वन कर दोगे तो हाइड्रोजन की फर्स्ट क्लास की जो रेडियस है, जिसको बोलते हैं बोहर क्लास, उसकी जो रेडियस है वो है 0.529 एंगस्ट्रम। अगर आप एन स्क्वेयर के देखें कि मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास रेशियो चाहता हूँ, तो 1:4:9 आएगा। अब आपने एन को स्टडी करने के लिए जेड को 1 कर लिया, इट मीन्स आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का जो रेशियो होगा 1:4:9 होगा। अगर आप जेड को स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स आपने एन को फिक्स कर लिया कि मैं क्लास फर्स्ट ले रहा हूँ, एक हाइड्रोजन ले रहा हूँ, एक हीलियम ले रहा हूँ और एक लिथियम ले रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3 होता है। ये मुझे 2 और 3 डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये रेशियो आएगा 6:3:2। तो एक तो मेरे पास हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास का रेशियो आ गया, और एक मेरे पास हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास की रेडियस के साथ साथ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की फर्स्ट क्लास की रेडियस का रेशियो भी फाइंड कर लिया। और हाइड्रोजन की जो बोहर क्लास है उसकी जो रेडियस बनेगी वो ये बनेगी। अब अगर मुझे सेकंड क्लास से चाहिए तो 4 टाइम हो जाएगी, थर्ड क्लास से चाहिए तो 9 टाइम हो जाएगी। तो ये मेरा रेडियस टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था दोनों वी एक तरफ लेने हैं, तो मैं जान करके जो फर्स्ट इक्वेशन थी याद करना स्टूडेंट, के जेड डी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इक्वल क्या था, एम वी स्क्वेयर बाई आर। इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर फोर्स को यहाँ लिखा है, अट्रैक्शन फोर्स को वहाँ लिखा है, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला मेरे पास है एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन में 2 पाई। दोनों वी एक तरफ हो गया, मुझे डिवाइड ही तो करना है सिर्फ। अब डिवाइड करूँगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखें ध्यान से। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो एम वी स्क्वेयर में जहाँ आर का डिवाइड हो रहा है, अब एम वी आर का और हो जाएगा। मैं यहाँ के की वैल्यू पहले ही लिख देता हूँ, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, और ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, ये बनेगा 2 पाई एन एच। एम से एम कट गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट गया, एक वी से एक वी कट गया, 4 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ वी ही बचा है और मुझे वी ही निकालना था, तो वो आ गया जेड डी स्क्वेयर 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। जबकि आपको यहीं पे याद करवाया था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। जेड डी स्क्वेयर से ख़त्म हुआ और ये जेड डी स्क्वेयर से स्टार्ट हुआ।
तो इस तरह मैंने याद कर रखा है, इस तरह आप भी याद कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से वापस वैसे रेशो निकाल लेते हैं कि आपने जो वेलोसिटी पढ़ी है स्टूडेंट, वो पढ़ी है ZD² 2ε0 NH। अगर मैं Z और N अलग कर दूं, बाकी सबकी वैल्यू रखूं, तो आपका आंसर आता है स्टूडेंट 2.18 10�6। अगर मैं इसको लाइट की टर्म्स में कन्वर्ट करूं, तो लाइट की स्पीड होती है स्टूडेंट 3 × 10⁸, उसमें 137 का डिवाइड करने पर ये आंसर आएगा। इसका मतलब अगर मैं Z 1 कर दूं, N 1 कर दूं, तो हाइड्रोजन की बोहर क्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड के 137वें स्पीड से भागता है। इलेक्ट्रॉन इतना धीरे भागता है लाइट की स्पीड से। तो फिर आप एक चीज़ सोचना कि फिर अपने जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे जल्दी पहुँच जाता है। जैसे ही आप बटन ऑन करते हो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, वहाँ इस स्पीड से फ्लो नहीं करता। जैसे ही आप पूरे सर्किट में करंट ऑन करते हैं तो वहाँ पे EM वेव्स बन जाती है। तो वो EM वेव्स जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है, इसलिए वो करंट की स्पीड लाइट की स्पीड बन जाती है कि पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और वहाँ पर एक EM वेव्स बन जाती है, इसलिए वो स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं आगे कि अगर मैं Z1 कर दूं, N1 कर दूं, तो मेरे पास लाइट की स्पीड तो आएगी कि वो होगी 2.18 10⁶। वो लाइट की स्पीड का 137वां हिस्सा होता है। ये स्पीड किस में है? मीटर पर सेकंड में। Z के प्रोपोर्शनल है, N के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 1:2:3। अब N की बात करें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो 1/1, 1/2, 1/3, ये बनेगा स्टूडेंट 6:3:2। यानी हाइड्रोजन की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, क्योंकि जब N को देख रहे हैं तो Z चेंज नहीं करना। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास का जो वेलोसिटी का रेशियो है वो 6:3:2 आएगा। जबकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की जो फर्स्ट क्लास है, क्योंकि जब Z चेंज करेंगे तो N को नहीं देखना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की फर्स्ट क्लास का जो रेशियो है वेलोसिटी का वो 1:2:3 आने वाला है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी रोटेशन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, टाइम होता है डिस्टेंस 2πr, स्पीड आपकी v होगी और आपने v निकाल रखा है ZD² 2ε0 NH। आपने r निकाल रखा है N² h² ε0 πm ZD²। ये दोनों वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी आएगी स्टूडेंट ZD² 2ε0 NH और यहाँ पर है 2π और r की वैल्यू आएगी N² h² ε0 πm ZD²। तो देखें तो पाई से पाई कट रहा है और देखें तो स्टूडेंट और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कट रहा। तो m 1 है, z 2 है, e 4 है और नीचे 4 हैं, ε0² है, n³ है, h³ है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आता है। ये Z² के प्रोपोर्शनल है और N² के स्टूडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एनर्जी की कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तब जाके हमारी टोटल एनर्जी आएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है स्टूडेंट वो आपका आएगा 12mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आने वाला है वो स्टूडेंट वो होता है KQ1Q2/R। तो जो फर्स्ट था चार्ज वो था न्यूक्लियस का, उस पर था ZD और सेकंड जो था वो इलेक्ट्रॉन का था, क्योंकि उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, वो है -E। तो ये आपका स्टूडेंट बन रहा है -KZD²/R। अब अगर मुझे याद आ रहा है कि मैं बोहर की थ्योरी यूज़ कर लूँ तो मैं इस वाले टर्म को भी ऐसी टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि ZD²/R² = mv²/R। तो यहाँ से mv² की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट KZD²/R। वो वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ आ रहा है KZD²/R -KZD²/R। तो ये प्लस का हाफ है, माइनस का 1 है, ओवरऑल क्या आ गया -½ आ गया। तो ये आपकी टोटल एनर्जी बन गई -½ KZD²/R। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। ओके स्टूडेंट, अब इसी फॉर्मूले को हम वापस आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे हमने रेडियस के किए हैं, वेलोसिटी के किए हैं, तो आपकी टोटल एनर्जी आई है -KZD²/R। जबकि आप ध्यान से देखोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस की आई थी, क्योंकि 12mv² में वैल्यू रखी थी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आई थी -1।
इन सब से आप रिलेशन निकालो तो आप देख लो कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और अगर आप देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का वैल्यू में डबल होता है, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव में है। ज़्यादा तो यही होगी कि माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, लेकिन वैल्यू में देखा जाए तो ये डबल है। यानी अगर इसकी मान लो वैल्यू 10 है तो ये है -20, तो -10 और -20 में बड़ा कौन हुआ? -10। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन की बोहर क्लास की जो रेडियस होती है, एनर्जी होती है, वो 13.6 होती है। उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 27.2 होगी। यहाँ से आपकी ये एक मैंने एनर्जी का भी आपको एक वैल्यू याद करवा दी है। फिर इसी एनर्जी के अगर हम आगे और सोल्व करें, ये तो रिलेशन निकाला था, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें मैं के और आर की जब वैल्यू रखता हूँ तो मेरा आंसर आता है स्टूडेंट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। अब अगर जेड मैं फिक्स कर दूँ 1 है तो वो एन क्या रखता हूँ, इससे मेरे पास एनर्जी के वैल्यूज आते हैं और वो एनर्जी के वैल्यूज मेरे स्पेक्ट्रम में काम आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर n इक्वल 1 रख दिया, 1 से डिवाइड करूँगा तो वो एनर्जी आएगी 13.6। n इक्वल 2 रख दिया तो वो आएगा स्टूडेंट 3.4। n इक्वल 3 रख दिया, 9 से डिवाइड करेंगे वो आएगा 5.1। n इक्वल 4 रख दिया, 16 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.85। n इक्वल 5 से रख दिया तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 0.54। तो इस तरह ये लाइमन की है, ये बामर की है, ये पास्चन की है, ये ब्रैकेट की है और ये फुंड की है। तो आपको यहीं पे ही एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको 5 एनर्जी याद करवा दी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड की। फिर हम बात करते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए हम इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, क्योंकि लेमडा के लिए हमारे को इसकी बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। अब तक मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ कि जो रेडियस का फॉर्मूला आया था स्टूडेंट वो आया था एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड डी स्क्वेयर। जो वेलोसिटी का आया था वो आया था जेड डी स्क्वेयर 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। फ्रिक्वेंसी का चाहे मत याद करें, क्योंकि हम जब ड्राइव कर सकते हैं तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, तो जब आपको लगे तो आप इसको ड्राइव कर लेना। फिर आता है एनर्जी का, वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। अब आता है लैम्डा का फॉर्मूला, जो ये आता है 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वेयर 1 बाई एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वेयर। ये कैसे आता है इसका प्रूवमेंट करते हैं। कैसे होगा? ये बोहर की थर्ड प्रोस्टेट पे कि वो कितनी एनर्जी लेगा या देगा, वो जो एनर्जी होगी वो दोनों क्लासों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर, ये कौन सा है? N2। जब यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन में N1 स्क्वेयर। यानी कि जिस क्लास से हुआ है और ये जिस क्लास से आया है, मान लो थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में आया है तो यहाँ थर्ड आएगा, यहाँ फर्स्ट आएगा। तो प्लस का है तो मैं उसको आगे लिख देता हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगा 1 बाई एन वन स्क्वेयर, ये बनेगा 1 बाई एन टू स्क्वेयर। ये वो जो छोटा है, मान लो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जिसमें वो आया है, ये वो जहाँ से वो आया है। अगर फर्स्ट में आया है तो सेकंड से आया है कि थर्ड से आया है कि फोर्थ से आया है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ E इक्वल होता है एच न्यू, न्यू इज इक्वल होता है C बाई लेमडा, तो ये वैल्यू पड़ी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर 1 बाई एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वेयर। HC को वहाँ भेज दूँ तो एक्चुअल में लेमडा का फॉर्मूला आता ही नहीं है, फॉर्मूला आता है 1 बाई लेमडा का। और किसी को याद है कि मैंने डायरेक्ट आपको वैल्यू याद करवा रखी थी हमारे क्लास के अंदर, वो थी हमारी HC की वैल्यू 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो आपका 1 बाई लेमडा है स्टूडेंट, तो वो ऊपर था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपॉन में आया था HC, यहाँ पर है जेड स्क्वेयर 1 बाई एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वेयर। और ये आपकी जो वैल्यू बनती है स्टूडेंट, वो बनती है R रिडबर्ग कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। लेकिन आपको इसकी याद नहीं करनी, क्योंकि आप जब इसको रिवर्स करेंगे तो 1 बाई आर बनेगा। तो आपको जो याद रखनी है वो 1 बाई आर की याद रखनी है। तो 1 बाई आर की मैं आपको याद करवा देता हूँ 912 एंगस्ट्रम। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं किसी की भी लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलती है। और लाइमन बामर क्या है? लाइमन का मतलब है कि आपने यहाँ पे 1 रख दिया,
बामर का मतलब है 2 रख दिया, पास्चर का मतलब है 3 रख दिया, ब्रैकेट का मतलब है 4 रख दिया, फ्रंट का मतलब है आपने 5 रख दिया। तो लाइनमैन के लिए यहाँ पे 1 आएगा, तो मतलब आगे आ कहाँ से सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने जस्ट अगली क्लास ले ली तो वो बन जाएगी लैम्डा मैक्सिमम, अगर आपने यहाँ पे इनफिनिट ले लिया तो वो बन जाएगा मिनिमम। मतलब क्या है स्टूडेंट, वो देखो कि आपके पास अगर आप लाइनमैन की बात कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास में आएगा आ किसी से भी सकता है, और लाइमन सीरीज हाइड्रोजन का ही पार्ट है, तो होता है हीलियम का, वो बोलते हैं हीलियम प्लस, तो यहाँ पे आपको जेड की जगह 2 रखना पड़ सकता है, क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए काम करता है बोर मॉडल हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2। तो जब वो बोलेगा लिथियम है तो मैं यहाँ पे जेड रख के जेड की वैल्यू 3 रख दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल हाइड्रोजन की बात चल रहा है। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो N2 जो है स्टूडेंट्स, अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो N2 जो है वो जस्ट अगली क्लास आएगी, अगर मिनिमम निकालनी है तो इन्फिनिट आएगी। और जब क्लास से बनी होती है तो मैं टोटल कितनी जो लैम्डा है वो बन सकती है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्या कहते हैं वेव्स का या नंबर ऑफ लैम्डा का या नंबर ऑफ फोटोन्स का अगर फॉर्मूला चाहिए तो वो होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2। मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी 4 क्लासें हैं तो कितनी तरह की लैम्डा निकल सकती है, तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4, 4 से 1 में, 4 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 2 से 1 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, और 4 से 3 में आ सकता है। एक लैम्डा ये होगी, एक लैम्डा ये होगी, एक लैम्डा ये होगी, तो कुल मिला के 6 लैम्डा बन रही है। वो यहाँ से भी बन सकती है, अगर आप देखेंगे कि टोटल अगर आपके पास 4 अगर क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स है या 4 अगर ऑर्बिट्स हैं तो आपकी टोटल 6 तरह की लैम्डा निकलेगी। वो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिस क्लास में आ रहा है वो यहाँ रखना है, जिस क्लास से आ रहा है वो यहाँ रखना है। मान लो मैं इस लैम्डा को निकालना चाहता हूँ तो आ किस में रहा है, सेकंड में, आ कहाँ से रहा है, 4 से। अगर मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ तो आर कहाँ पे रहा है, 3 में, आ कहाँ से रहा है, 4 में। तो फिर बात करते हैं कि बोहर की जो कमियां हैं वो क्या है, कि ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम यानी हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 इसी को ही एक्सप्लेन कर पाया, और इसने अपनी थ्योरी के अंदर न्यूक्लियस को स्टेबल मान लिया, और हमारा एटम इतना हैवी नहीं है कि वो स्टेबल रह सके, तो इसकी एक ये भी ड्रॉबैक्स है। और ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के अलावा किसी और के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी को फाइंड नहीं कर पाया। और स्टार्क इफेक्ट जो था और जीमान इफेक्ट जो था, अगर आपको याद आ गया हो कि हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट होती है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है इसको अपने बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट स्प्लिट होती है उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। फिर आती है एनर्जी, एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसी के आते हैं पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन मतलब आपको पता लग गया होगा कि एक्साइटमेंट होती है ना, तो यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और उसी एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल की बात करें E=QV होता है, उसी एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम पोटेंशियल फाइंड कर लें वो आपका बनेगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि आपको आयंस बनाने हैं, और आयंस कब बनते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से ही बाहर आ जाता है। जैसे हीलियम प्लस आयन कैसे बना होगा, लिथियम प्लस 2 कैसे बना होगा, जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन उस हीलियम को छोड़ के चले गए, लिथियम को छोड़ के चले गए होंगे, तो वो एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रॉन को उस एटम से ही अलग कर दे। यहाँ तो क्लास से अलग होती है कि फर्स्ट क्लास का इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला गया, सेकंड का थर्ड में चला गया, वो तो एक कुछ टाइम के लिए जाएगा, 10⁻⁻8 सेकंड तक जाता है, उसके बाद वापस वो अपनी कितना की नेचुरल जो क्लास है उसमें आ जाता है, और जब वापस आता है तो वो रेज निकालता है, वही रेज हमारी स्पेक्ट्रम बनती है। तो आयोनाइजेशन मतलब होता है कि आपको आयंस बनाने हैं, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सके उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये काम किस पोटेंशियल पे होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और बाइंडिंग एनर्जी होता है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में या वे कहते हैं जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, तो न्यूक्लियस को बनाने के लिए या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है स्टूडेंट, वो आपकी होती है बाइंडिंग एनर्जी। जैसे अब ये बाइंडिंग एनर्जी आप न्यूक्लियस चैप्टर में भी ले जा सकते हो, ये जो डेफिनेशन बोली है मैंने वहाँ की बोल दी, तो यहाँ अगर आपको बोलनी है वही बात पेपर में ये थोड़ी बोलेगा कि आपको इस चैप्टर की बोलने की उस चैप्टर की, जो कि आपको याद है आप बोल सकते हो। तो किसी भी एटम को तोड़ने के लिए या किसी भी एटम को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 13.6 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट क्लास में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लगभग 31 सेकंड में हमारा 31 मिनट में ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।